हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, या फिर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस पर हम वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी क्लास 12 के लिए एज वेल एज CUET के लिए। ठीक, और ये नोट्स आपको मतलब बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। और ये जो नोट्स मिलेंगे आपको मतलब इसमें मैंने एलन के मॉड्यूल्स का भी यूज़ किया है और एज वेल एज NCERT भी देखने को मिलेगी। ठीक, तो अगर आप ये मेरा वन शॉट देख लेते हैं तो अच्छा खासा मतलब स्कोर कर लोगे आप क्लास 12 में, या फिर इस CUET के लिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं MCQ भी लाऊंगा इस चैप्टर पे बेस्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ये मेरी वन शॉट देखते तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मतलब अंडरस्टैंड हो जाएंगी ये चैप्टर पूरी अच्छे से मतलब समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अगर मेरा वन शॉट देख लेते हो तो आपको ये चैप्टर बेसिकली समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि बेसिकली क्या है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं जब हमारी चार्जेस रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये मतलब टॉपिक से हट के हम थोड़ा बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ना बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी पार्ट होती है हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है जब हमारी बेसिकली जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं या फिर बोले तो स्टैटिक पोजीशन पे होते हैं, तो उस केस में जो हम स्टडी करते हैं वही होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो दोनों चैप्टर हैं वो बेस्ड है एक्चुअली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। और जब आपका चार्जेस मोशन में हो जाते हैं, ठीक से, यानी फिर बोले तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है बेसिकली। ठीक, फिर उसके बाद देखोगे आप मैग्नेटिक फिनोमिना जब आती है तो फिर वो हम फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, EMI AC वगैरह। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है मतलब कि बोले तो क्लास 12 की आपको दो पार्ट मिलेगी फिजिक्स की, एक तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट होगी और दूसरा पार्ट होगा। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो पूरा फर्स्ट पार्ट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स या फिर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बेसिकली आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहता है, उसकी हम स्टडी करते हैं, वही होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम वर्ड रूट से मतलब समझते हैं कि कहने का क्या मतलब हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसको स्प्लिट करिए तो इलेक्ट्रो मिलेगी, स्टैटिक्स मिलेगी। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और स्टैटिक्स क्या रिप्रेजेंट एट रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब होता है कि हमारी रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और डायनेमिक्स मतलब होता है मतलब मोशन में है। ठीक, तो स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। ठीक, तो आप दोनों वर्ड रूट मिलाइए तो दोनों का मतलब क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन हमारी एक चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होती है जो कि क्या होती है बेसिकली हमारी निगेटिव चार्ज होती है, जो कि बेसिकली क्या होती है हमारी निगेटिव चार्ज होती है। तो जब हमारे क्या होते हैं चार्ज रेस्ट पे होते हैं उनकी हम इलेक्ट्रो स्टडी करते हैं, वही बेसिकली होती है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वर्ड रूट से भी समझिए तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, बेसिकली निगेटिव चार्ज की बात हो रही है। स्टैटिक्स मतलब होता है कि एट रेस्ट पोजीशन, बेसिकली चार्जेस की हमारी पोजीशन क्या होती है, रेस्ट पे होती है। ठीक, होप से समझ में आती है बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। अब हम किसकी स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे रहती है, चार्ज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होती है, क्योंकि हम स्टडी करेंगे किसकी, चार्ज की, है ना। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज, बेसिकली हमें स्टडी किसके बारे में करना है, चार्ज के बारे में। जब वो रेस्ट पे है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होती है हमारी। तो देखिए चार्ज क्या होती है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे ये एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। कहने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए चार्ज ना एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है समथिंग बिलोंगिंग टू नेचुरली, जो मतलब हमेशा से एग्जिस्ट करता हो, मतलब नेचुरली हो। कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब जब से हमारा चार्ज है तब से हम क्या कहेंगे कि वो मैटर की प्रॉपर्टी हमेशा से ही रही है। चार्ज दिखा हम बोलेंगे ये मैटर की प्रॉपर्टी है, नेचुरली है, मतलब हमेशा से जब से चार्ज एग्जिस्ट करेगा तब से आप कहोगे कि वो मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक, समझ में आती है बात कि इंट्रिंसिक मतलब होता है समथिंग बिलोंगिंग टू नेचुरली। मैटर की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक,
ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, जिससे हमारा बेसिकली चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाता है। जब एक सिंगल चार्ज रहेगा तो उस केस में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फर्दर आप दूसरा कोई चार्ज लेकर आओगे तो देखोगे कि उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। वो जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो बेसिकली समझ में आएगा कि मतलब कब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी और कब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मिलेगी। ठीक, समझ में आती है बात। चार्ज समझ में आती है क्या हुआ। चार्ज क्या होती है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक कहने का मतलब होता है समथिंग बिलोंगिंग टू नेचुरली, मतलब हमेशा से ही एग्जिस्ट करता हूँ नेचुरली। जब से चार्ज है तब से हम क्या बोलेंगे, वो मैटर की प्रॉपर्टी रही है, ड्यू टू विच जिसे वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक, ये था हमारा चार्ज। अब देखिए चार्ज की मतलब क्या क्या होता है चार्ज। तो देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, नेमली पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो आप सब जानते होंगे कि हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और सेकंड क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या कहती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। जो हमारी चार्ज की एसआई यूनिट होती है, ठीक, वो बेसिकली क्या होती है, हमारी कूलम। ठीक है, कूलम, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ये हमारी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है। और ये देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फराडे। और जो हमारे चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है वो बेसिकली क्या होती है, फराडे। ठीक है, समझ में आती है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था एक बार देख लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बेसिकली जब हमारे चार्ज रेस्ट पे रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, वही होता है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब होती है एट रेस्ट। जब हमारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज जब हमारे रेस्ट पे रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, यही बेसिकली क्या हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यही क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हमारी चार्ज बेसिकली रेस्ट पे रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, वही होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या होती है, हम स्टडी कर रहे हैं चार्ज की। बेसिकली चार्ज क्या होते हैं, चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसे वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इंट्रिंसिक कहने का मतलब होता है समथिंग बिलोंगिंग टू नेचुरली, जो हमेशा से एग्जिस्ट करती हो, यानी चार्ज हमेशा से प्रॉपर्टी रही है मैटर की जिसे वो एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है हमारे पॉजिटिव चार्ज और सेकेंडली होता है नेगेटिव चार्ज। असाइन यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, हमारी कूलम होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, हमारी फ्रैंकलिन। एंड लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, फराडे। होप सो समझ में आती है। तो अभी हमने देखा बेसिकली हमारे चार्ज क्या होते हैं, तो चार्ज की मतलब अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी हमने देखा चार्ज क्या होता है, बेसिकली तो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, और हमने देखा हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी कि जो हमारे चार्ज होते हैं ना वो क्या क्या प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने क्या है बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बेसिकली हम चार्जेस मतलब अपने पास क्या क्या प्रॉपर्टी रखते हैं वो। ठीक है, तो हम जा रहे हैं पढ़ने चार्जेस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ठीक है, लाइक चार्जेस जो होते हैं ना वो रेपल करते हैं आपस में। लाइक चार्जेस कहने का मतलब होता है सिमिलर चार्जेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आपका हुआ, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चार्ज की। जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज हुए तो वो आपस में क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। ठीक है, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि वो क्या है, सिमिलर एक जैसे चार्ज है। अगर वही आपका क्या होता है कि एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक कहने का मतलब हुआ कि अनलाइक कहने का मतलब होता है कि डिसिमिलर चार्जेस। अनलाइक मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे उसमें। ठीक, अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या हुए हमारे अनलाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक, जैसे ह्यूमन बीइंग में कंडीशन होती है ना अपोजिट, तो वैसे इसमें भी मतलब क्या अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव डिसिमिलर में। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन और रिपल्सन की। लाइक चार्जेस हमारे रिपेल करते हैं एक दूसरे को और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस। जो बेसिकली हमारा चार्ज होता है ना वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर कहने का मतलब हुआ कि जो आपका मतलब
चलिए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, दैट इज चार्ज हमारे क्या होता है, एडिटिव नेचर के होते हैं, मतलब कि जो टोटल चार्ज ऑन बॉडी एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी। जैसे कि ये आपकी कोई चार्ज, ये क्या है, कोई बॉडी है, इस पर बेसिकली आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, 5 कूलम की चार्ज है, 2 कूलम की, -5 कूलम की, ठीक है। तो हमसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहता है कि आपको अगर नेट चार्ज इस बॉडी का फाइंड करना हुआ तो आप इसका अलजेब्रिक सम कर दो। तो आप अलजेब्रिक सम करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, 5 कूलम प्लस का 10 कूलम प्लस का माइनस का 5 कूलम, तो बेसिकली आपको क्या मिलेंगे, 10 कूलम मिलेगा। यानी आपने क्या किया, बेसिकली आपको ये चार्ज गिवन था, ये आपकी कोई चार्ज बॉडी थी, आपको क्या फाइंड करना था कि नेट चार्ज इस बॉडी पे कितना प्रेजेंट है, तो आप इसका अलजेब्रिक सम कर दो, तो 10 5 15 -5, तो बेसिकली आपका 10 कूलम का नेट चार्ज इस बॉडी पे प्रेजेंट है। यही होता है हमारी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज जो हमारी होती है ना टोटल, उसका हम अलजेब्रिक सम कर देते हैं, यानी कि उसका सम कर देते हैं, तो हमें नेट चार्ज पता चलती है, ठीक। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारी इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक। यानी चार्ज होता है हमारे इनवेरिएबल इन नेचर का होता है, डेट इज जो हमारे चार्ज एग्जिस्ट करते हैं रेस्ट पे वही करेंगे मोशन पे, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, चार्ज इज इनवेरिएबल इन नेचर, दैट इज द चार्ज ऑन बॉडी डज नॉट डिपेंड इट इज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक। जैसे कि क्या है कि आपका मतलब ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक। इस पे आपकी क्या है कि 10 कूलम का चार्ज है, ठीक। ये क्या है आपका रेस्ट पे है, ठीक है, क्या है आपका रेस्ट पे है। मैंने इसको कुछ v वेलोसिटी दे दिया, सपोज करिए अगर मैंने इसको 10 मीटर पर सेकेंड से, ये आपकी कोई मतलब बॉडी है, चार्ज बॉडी, ये क्या है रेस्ट पे है, ठीक। अगर इसको मैंने v वेलोसिटी दे दिया, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, कुछ v वेलोसिटी दे दिया, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, 10 कूलम। यही है हमारी इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्जेस। यानी कि जो चार्ज मतलब चार्ज जो एग्जिस्ट कर रही है रेस्ट पे, उसे आप कुछ v वेलोसिटी पे दे दोगे तो वो चार्ज जो एग्जिस्ट कर रही थी रेस्ट पे उतना ही चार्ज एग्जिस्ट करेगी कुछ v वेलोसिटी पाने के बाद भी, ठीक। यही होता है हमारी इनवेरिएबिलिटी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएबल इन नेचर। इनवेरिएबल मतलब होता है कि मतलब वेरिएबल मतलब होता है जो हमारी चेंज होती है, ठीक। इनवेरिएबल मतलब कॉन्स्टेंट, जो बदलती नहीं है, ठीक। इन नेचर दैट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इस बात पे हमारी चार्ज डिपेंड नहीं करती कि आपकी रेस्ट पे या फिर मोशन पे, जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा इनिशियली यानी रेस्ट पे वही चार्ज एग्जिस्ट करेगा कुछ भी वेलोसिटी के बाद भी, उसे कुछ भी वेलोसिटी दे दोगे तब भी, ठीक है। होप से समझ में आती है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद हम कुछ हाँ, तो चलिए हम अपने आगे प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बेसिकली क्या है, हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आप क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा जो बेसिकली होता है ना, चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेट इज क्यू इजिकल टू एनी, बेसिकली यही क्या है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या आती है तो वो समझते हैं हम। जैसे कि कोई बॉडी है हमारी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मुझे इसे चार्ज देना हुआ ना तो मैं एनी के फॉर्म में दूंगा, ठीक। या फिर चार्ज इसे विथड्रॉ भी करना हुआ, लेना भी हुआ तो भी क्या करूंगा, मैं एनी के फॉर्म में लूंगा। एनी कहने का मतलब एन आपको क्या बताती है, एन आपको बताती है बेसिकली इंटीजर, है ना। और ई क्या होते हैं, तो बेसिकली ई होता है आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात, अभी नहीं आ रही होगी। तो देखिए क्या है कि क्यू इजिकल टू एनी क्या है, तो ये होती है आपकी चार्ज बॉडी। क्यू क्या होती है, ये होती है आपकी चार्ज बॉडी, ठीक। और एन क्या होता है आपका, तो एन होता है बेसिकली आपका इंटीजर। इंटीजर कहने का मतलब क्या हुआ, डेट इज 1 2 3 ऐसी। ई क्या होती है, तो ई आपकी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि सबसे छोटा हमारा सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब हम समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमसे कहती है कि अगर आपको चार्ज शेयर करना हुआ या फिर विथड्रॉ करना हुआ तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगी, यानी कि चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होता है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका Q इक्वल टू जो चार्ज बॉडी मिलेगी वो हमेशा n के मल्टीपल्स में मिलेगी, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक। n के मल्टीपल्स कहने का मतलब हुआ Q इक्वल टू आपको 1e मिलेगी, 2e, 3e, 4e, 5e, ठीक है। ये नहीं मिल सकता Q इक्वल टू 1.5e फ्रैक्शन में, डेसिमल में, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। Q इक्वल टू आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि जब भी चार्ज मिलेगा तो वो आपके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। यानी Q इक्वल टू आपको 1e मिलेगा, 2e। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी चार्ज बॉडी है, अगर मुझे इससे इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इससे पे चार्ज देनी भी हुई, शेयर भी करनी हुई, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब क्वांटाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्वांटाइज्ड फॉर्म कहने का मतलब कि आपका 1e, 2e, 3e, 4e, ठीक है। समझ में आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कोई भी चार्ज बॉडी होगा वो आपको क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के। इंटीग्रल मल्टीपल्स कहने का मतलब हुआ इंटीजर होना चाहिए हमेशा, यानी 1e, 2e, 3e, 4e, वो चार्ज बॉडी हमेशा क्या होगी, आपके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगी इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक। ऐसे नहीं हो सकता कि Q इक्वल टू 2.5, ये जो n है ना हमेशा 1e, 2e, 3, मतलब कि एक नेचुरल, मतलब आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो हम देखिए क्या है कि आपका 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज, देखिए सबसे छोटी चार्ज जो हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स मानकर चलते हैं वो हमारी बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉन्स। इससे भी छोटे चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे होते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज में क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसी चार्ज जब भी हम देते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हमारा सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन। इससे भी छोटे चार्ज की फाइंडिंग हो चुकी है, जो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, क्वार्क क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के 1/3 या फिर बोले तो 2/3 होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनको हम अपनी मानकर स्टडी नहीं करते, हम इलेक्ट्रॉन को मानकर ही अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक। तो देखिए जो हमारा सबसे छोटा चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये सबसे छोटी चार्ज होती है बेसिकली। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन में आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। अगर मैं पूछूं आप बताओ 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेसिकली आपका MCQ, अब तो मतलब कॉम्पिटिटिव टाइप बोर्ड का एग्जाम का भी मतलब पेपर कॉम्पिटिटिव टाइप आने लगा, MCQ बेस्ड आ रहा है और आपका कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहा है। तो मतलब रटने सब कुछ नहीं होगा, मतलब कि आपको MCQ अच्छे खासे करने पड़ेंगे तब जाकर मतलब एक अच्छा स्कोर करोगे आप। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन में आपके कितने कूलम होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर MCQ पूछ लेता है, ठीक, पहले इसको करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपको 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन बताना होगा तो क्या करोगे आप, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को डिनोमिनेटर में भेज दोगे, ठीक। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 कूलम, और ये हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1/10। तो देखिए हमारे 1 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, कितने चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है ना बेसिकली आपका, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, ठीक। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम सबसे छोटी चार्ज होती है, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं पूछूं 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, ये अब डिनोमिनेटर में भेज दो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू, इसका डिवाइड करो आप, बेसिकली आप अगर इसको ऊपर लेकर गए, ठीक, और ये डिनोमिनेटर, तो 10⁻20 मिलेगी, 10⁻20 मिलेगी ना, और ये 16 मिलेगी। 10⁻⁻19 मैंने ऊपर भेजा तो 10⁻19 हो जाएगा, और ये 1.6 यानी 16/10 इसको ऊपर भेजा तो क्या हो जाएगा हमारी 19, और ये 10 क्या हो जाएगी 10⁻20, ठीक। और इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 100 कर दिया, 100 × 10⁻18/16,
इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आप 16 का 100 में डिवाइड करो, आपको क्या मिलेगी? 6 टाइम्स 96, 4 टाइम्स 0.02, 32, 80, 0, 6.25। तो क्या मिलेगी आपको बेसिकली 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। यानी हमारे 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली आपके? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एमसीक्यू अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए आप 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप ऐसे फाइंड कर लोगे। कैसे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम को डेसिमल में भेजोगे, फिर वैसे सिंप्लीफाई कर दोगे बेसिकली, तो आपको क्या मिलेंगे? 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 1.6 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये एमसीक्यू आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आपके 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। एमसीक्यू पूछा भी है मतलब एग्जाम में, समझ में आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस पे मतलब अभी अच्छे से कैसे समझ में आएगा? जब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये इंटीग्रल कहने का मतलब समझ में आएगा। वैसे समझ में आना चाहिए आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पूरा कोशिश किया हूँ मैं समझाने की कि आपको क्या होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। और ये मैंने देखा कि हमारे 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बेसिकली आपके होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। एक बार फिर से कर देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है? चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिकली चार्ज जो होता है हमारे चार्ज बॉडी वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होने चाहिए। क्वांटाइज फॉर्म कहने का मतलब कि इक्वल टू 1e 2e 3e 4e, तभी हमारी चार्ज क्या होगी? डिफाइन होगी, ठीक है। यानी कि अगर चार्ज आपको शेयर करना हुआ तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में निकालोगे। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कर सकते, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं 3.5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉन को शेयर करोगे या फिर विथड्रॉ करोगे, ठीक। यानी जब भी चार्ज शेयर करोगे तभी हमारी क्या होगी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए इससे समझिए, क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटाइज मतलब होता है क्वांटा मतलब कि हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपकी चार्ज बॉडी Q इक्वल टू आपको क्या मिलेगी? 1e 2e 3, ठीक। समझ में आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए क्या होता है, हमारे 1 इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? हाँ, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो बेसिकली अगर एमसीक्यू आपसे पूछता है 1 कूलम में बताइए आपको कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली आप इसको डिनोमिनेटर में भेज दोगे। फिर आपको क्या करोगे? फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है? तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए मॉड्यूल में अगर क्वेश्चन होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे तो करते हैं। वैसे देखा था मैंने, था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे था क्वेश्चन। या मिल गया। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.3 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड ये क्या है क्वेश्चन है। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, क्वेश्चन क्या है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। 0.32 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है 0.32 इंटू 10 की पावर -19 कूलम?
तो देखिए हम पढ़े क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बेसिकली अगर n आपका इंटीजर आएगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारा, देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सब फंडा क्या है, इंटीजर का है, यानी हमेशा इंटीजर आएगी तभी क्या होगी, हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिफाइन होगी, ठीक। तभी हम बोल सकते हैं इतना चार्ज मतलब किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक। यानी n हमेशा आपका इंटीजर आना चाहिए तभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपकी डिफाइन होगी, ठीक। तो क्या हमसे क्वेश्चन में पूछा है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 × 10⁻18 कूलम, क्या है किसी बॉडी पे इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हो आप, Q इक्वल टू क्या होता है आपकी एनी, आपको Q गिवन है, चार्ज गिवन है, क्या है बेसिकली आपका 0.32 × 10⁻18 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स नीचे लेकर आए, इलेक्ट्रॉन्स पे आपका चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम इक्वल टू क्या हो देंगे n, ठीक। बेसिकली मैं n फाइंड करूंगा, अगर n मेरा इंटीजर आता है तो मैं कह सकता हूं कि इतना कूलम की चार्ज किसी बॉडी पे क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक। तो आपका क्या होगा, कूलम से कूलम कैंसिल, ठीक है। 0.32 ये क्या है 1.6 × 10⁻19 है, तो आप क्या करो 0.32 इसको क्या करो ऊपर ले जाओ, ठीक। तो 10 की पावर प्लस का 18 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 19, तो क्या मिलेगी 10 मिलेगी बेसिकली आपको, ठीक। और ये क्या हो जाएगी आपकी 1.6, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा इक्वल टू n, ठीक। अब क्या करो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा 0. दिख रहा है कि नहीं भाई साहब, n इक्वल टू देखिए 0.32 मिली 1.6, 0.32 इंटू 10 करोगे आप तो क्या मिलेगा n इक्वल टू 0.3 इंटू 10 की है तो आपको क्या मिलेगी 3.2 मिलेगी, ठीक। और ये क्या मिलेगी 1.6 मिलेगी, ठीक है ना। 0.32 इंटू 10 की है तो 3.2 मिलेगी, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो आप तो क्या मिलेगी बेसिकली n इक्वल टू 2, n इक्वल टू क्या है हमारी 2 है, ठीक। तो क्या आप बोलिए, आप ही बताइए, तो मतलब क्या हमारी इंटीजर आ रही ना n इक्वल टू 2.5 आती, 2.3 आती, 2.1 आती, तब मैं कह सकता था कि कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज इतना कूलम की चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकती, तो नहीं कर सकती। अगर n की वैल्यू अगर हमारी डेसिमल में आती, लेकिन हमारी n की वैल्यू इंटीजर मिली है, तो हमारी आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा था, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 × 10⁻18 कूलम, तो यस बॉडी हैव अ चार्ज 0.32 × 10⁻18 कूलम बिकॉज n इक्वल टू हमारी क्या है ये 2 इंटीजर आई है, ठीक। तो Q इक्वल टू क्या मिला हमें, Q इक्वल टू हमारी क्या होती है n, Q इक्वल टू आपको क्या मिला है, n की वैल्यू क्या मिली है आपको बेसिकली 2e मिली है। तो आपका क्या है, ये क्या है आपका एक इंटीजर आया है ना, ये क्या है आपका एक इंटीजर आया है, तो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज डिफाइन होगी, ठीक। यानी n की वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करती है हमारी, n की वैल्यू अगर आपकी इंटीजर आती है तो आप कह सकते हो कि इतना बॉडी किसी चार्ज इतने कुलम की चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। बेसिकली सब फैक्टर मतलब n पे डिपेंड होती है, n की वैल्यू अगर हमारी इंटीजर आती है तो ये देखिए 2e मिली है, किस क्या है इंटीग्रल मल्टीपल है, इंटीजर है किसके इलेक्ट्रॉन्स के क्या मिले इंटीग्रल मल्टीपल, तो हमारी ये क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगी, ठीक। इक्वल टू n, ठीक। इस पे बेस्ड और भी है क्वेश्चन 2-3 और है, कैन अ बॉडी ऑफ चार्ज, तो चलिए मैं वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। सब होप से अच्छे समझ में आ गया होगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो चलिए हम आगे प्रॉपर्टी देखते हैं अपनी चार्ज, आगे वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसकी आगे प्रॉपर्टी दिखता है हमारी क्या है। तो देखिए चार्ज जो होते हैं ना वो हमारे कंजर्व्ड होते हैं। कंजर्व्ड कहने का मतलब कि जो इनिशियली आपका चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो वो फाइनल भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक। तो देखिए चार्ज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बी सेम। ये क्या है आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक। ये क्या है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक। तो इनिशियली आपको बोला जाए, इनिशियली आपका कितना चार्ज होगा इस आइसोलेटेड सिस्टम में, इनिशियली आपका कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनिशियली कितना चार्ज देखने को मिलेगा। तो आप इसका अलजेब्रिक सम कर दो तो आपको क्या मिलेगा 10 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 10 कूलम, तो 25 कूलम आपको मिलेगी, ठीक। यानी इनिशियली आपका चार्ज कितना है 25 कूलम, तो आपको फिर फाइनल भी कितना चार्ज मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, ठीक। तभी हमारी क्या होगी चार्ज इज कंजर्व्ड डिफाइंड होगी, ठीक। तो आपको कितना चार्ज मिलना चाहिए 10 कूलम प्लस इसका अलजेब्रिक सम कर दीजिए आप 10 कूलम प्लस का
ये 20 कूलम होगी, हमें चाहिए कितना 25 कूलम। तो क्यू क्या कितना होना चाहिए आपका, अगर क्यू फाइंड करने को भी पूछ दिया तो 5 कूलम होनी चाहिए, ठीक 5 कूलम, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी 5 कूलम होगी, तभी हमारी क्या होगी ये डिफाइंड होगी कि हमारी चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब हुआ कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम है आपका, ठीक, ये इनिशियली है और ये क्या मिल रही है आपको फाइनल, ठीक फाइनल मिल रही है। यानी कि जो आपका इनिशियली में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है 25 कूलम, वो फाइनल भी एग्जिस्ट करना चाहिए 25 कूलम। तो ये आपकी कितनी चार्ज थी इस आइसोलेटेड सिस्टम में, टोटल चार्ज 25 कूलम, अलजेब्रिक सम किया आपने, हमको फाइनल भी कितना चार्ज मिलना चाहिए 25 कूलम, तो ये 10 कूलम है, तो क्यू कितना होना चाहिए आपका 5 कूलम होना चाहिए, ठीक। होप से समझ में आ गया होगा कि हमारा चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब हुआ कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व्ड रहता है इनिशियली और फाइनल, यानी कि चार्ज क्या होती है हमारी चेंज नहीं होती है, सेम ही रहती है, ठीक, इनिशियल और फाइनल, ठीक। अब ये देखिए एक नोट पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इफ अ बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी बॉडी पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस केस में उस बॉडी पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। इफ अ बॉडी हैज एक्सेस प्रोटॉन्स इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस कहने का मतलब ज्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। इफ अ बॉडी हैज एक्सेस प्रोटॉन्स इट हैज ए नेगेटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक, ढेर सारे प्रोटॉन्स है, तो उसके पास क्या होगी, कॉमन सी बात है, ठीक, कि उसके पास क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी, क्योंकि ढेर सारे प्रोटॉन्स है तो क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगी, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस खत्म होते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज खत्म, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी, कैसे हम बॉडी को चार्ज करते हैं। तो एक बार जल्दी से देख लिया क्या होते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड करने का मतलब कि जो हमारी चार्ज इनिशियली एग्जिस्ट कर रही है वो हमारी फाइनल भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी इनिशियली हमारी चार्ज कितनी है 25 कूलम, तो फाइनल भी मुझे कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा 10 कूलम 20 कूलम, क्यू हमारी कितनी होनी चाहिए 5 कूलम, तभी मेरी क्या होगी चार्ज क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, दैट इज इनिशियल जो आपका चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनल चार्ज जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यही होती है हमारी चार्ज जो होती है कंजर्व्ड होती है, ठीक। नोट पॉइंट में क्या लिखा है, क्या इफ अ बॉडी हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी के पास ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, लार्ज अमाउंट में, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगी। और इफ अ बॉडी हैज एक्सेस प्रोटॉन्स इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उसके पास क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज। अभी हमने बेसिकली देखा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जिंग, अब हम देखें कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमारी टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज, ठीक। तो फर्स्ट क्या है मेथड चार्ज करने की किसी बॉडी को, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक, कैसे हम फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक। तो व्हेन टू बॉडीज, या फिर बोले तो इफ वी रब्ड वन बॉडी टू अदर, अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी से हम रब करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जिस बॉडी से हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही होती है तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम होगी, ठीक। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स हमारा आ रहा है उस बॉडी पे क्या होगा, एक्सेस अमाउंट्स में हमारी इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। जो हमारी बॉडी क्या आ रही है, डिफिशियंस में इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे, मतलब कम हो रहे होंगे, तो उस केस में उसके पास क्या आएगी, पॉजिटिवली चार्ज आएगी, ठीक। यही है कि हमारी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि इफ वी रब्ड वन बॉडी टू अदर बॉडी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड एज ए रिजल्ट बोथ बॉडीज बिकम चार्ज। तो एज ए रिजल्ट मुझे क्या देखने को मिलता है कि दोनों बॉडी से हमारे चार्ज होते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे कि तो देखिए क्या क्या, अगर हम दो बॉडीज को रब करते हैं, ठीक है, देखिए दो बॉडीज अगर मैं रब करता हूं तो उस केस में क्या होगी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई। फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉडी है हमारी, दोनों बॉडी को मैंने रब की, ठीक, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है, तो जिस बॉडी गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नेगेटिवली चार्ज आएगा, और जो बॉडी हमारी डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रही होगी, डिफिशियंस इलेक्ट्रॉन्स कम हो रही होगी, तो उस केस में क्या आगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो इस तरह मुझे एज ए रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि हमारे दोनों बॉडीज क्या हो रहे होंगे, चार्ज हो रहे होंगे, ठीक। यही होती है हमारी चार्जिंग में फ्रिक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारे दोनों बॉडी क्या हो रही है, एक पॉजिटिवली चार्ज होगी एक नेगेटिवली चार्ज होगी, ठीक। तो देखिए अब दूसरा मेथड क्या है चार्ज करने का बॉडी का, तो चार्जिंग में कंडक्शन क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस व्हेन वी बाय कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज नोन एज
चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर दो चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी को आप कांटेक्ट में लाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे, ठीक। चार्जिंग बाय कंडक्शन हमसे क्या कहती है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज उन्होंने चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक। अगर हम एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी लाते हैं, अगर आपस में उसको हम कांटेक्ट कराते हैं तो उस केस में क्या होगी, हमारी दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी, ठीक। तो जैसे ये आपकी चार्ज बॉडी, ये क्या आपकी अनचार्ज बॉडी है, ठीक। तो अगर मैं क्या करूँ, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज है। कितना चार्ज है, अनचार्ज बॉडी है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक। ये नहीं कह सकते कि कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज को अगर ये आप क्या करें, कांटेक्ट मिलाएं, ठीक। आप क्या किए, ये इधर कांटेक्ट मिला रहे हो, ठीक है। तो कांटेक्ट मिला रहे हो, ठीक। कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर्ड होंगे, है ना। पॉजिटिव को देखकर अगर आप कांटेक्ट में लाओगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, उतना ही प्रोटॉन्स भी है, ठीक। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, क्योंकि क्या अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर होगी, क्यों ट्रांसफर होगी, पॉजिटिव को देखकर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक। नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज को देखकर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी नेगेटिव हमारी क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर शेयर होगी, ठीक। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट क्या देखने को मिलेगा हमें, आफ्टर कॉन्टैक्ट मुझे क्या देखने को मिलेगा कि हमारी जो दोनों बॉडी क्या है, इक्वली चार्ज हो जाएंगी, ठीक, आफ्टर कॉन्टैक्ट। तो देखिए क्या होगा कि क्या है कि आइडेंटिकल शेप साइज के हमारे स्फीयर हैं, ठीक है। आइडेंटिकल शेप साइज के अगर हैं तो हमारी चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या फिर बोले तो इक्वली शेयर्ड हो जाती है, ठीक, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी में, ठीक। तो चार्ज बॉडी में कितना चार्ज था हमारा, प्लस क्यू था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अनचार्ज बॉडी को ला दिया, और ये क्या है, दोनों सिमिलर साइज के हैं, शेप और साइज के हैं, यानी फिर बोले तो आइडेंटिकल है, ठीक है। और क्या है कि मैंने इसको कांटेक्ट में लिया, कांटेक्ट में लाऊंगा तो मैं क्या होगा, ये पॉजिटिव को देखकर हमारे जितने नंबर इसमें क्या हो गए, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और ये हमारी प्लस क्यू की चार्ज है, ये हमारी अनचार्ज बॉडी, ठीक। इसमें क्या हो गया, हमारे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। ये पॉजिटिव को देखकर हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसमें आएगा, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो आफ्टर कांटेक्ट एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा कि दोनों बॉडीज इक्वली चार्ज हो जाएंगे, ठीक। यही होती है हमारी चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि बेसिकली क्या है, हमारी कूलम्ब्स लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अभी से क्या है कि अभी से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब जाकर स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम मतलब वो सब ट्रेलर था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ और आपकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब हमारा चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन मतलब स्टार्ट हो गया, मतलब यहीं से मतलब क्वेश्चन आते हैं। कूलम्ब्स लॉ हो गया, फिर उसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर उसके डेरिवेशन, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड देन लास्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है हमारी, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली हमारे बताती है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बेसिकली आपके 2 पॉइंट चार्जेस हुए, ये क्या है आपका Q1 चार्ज है, फर्दर कोई आप दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो बेसिकली हमारी, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, यानी कि 2 चार्जेस के बीच में क्या इंट्रैक्शन देखने को मिलता है हमें, तो वही हमें कूलम्ब्स लॉ बताती है, ठीक है। उस लॉ से हमें पता चलता है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ हमसे क्या कहती है, कूलम्ब्स लॉ हमसे कहती है इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हाँ यहाँ पे देखिए एक्टिंग बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ यहाँ से एक पॉइंट हमें मिलती है। हमारे जो कूलम्ब्स लॉ हैं वो सिर्फ वैलिड होते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, और वो स्टेशनरी होने चाहिए, यानी कि रुके हुए होने चाहिए। और जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी इस पूरे चैप्टर में हमारी मतलब स्टडी है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बेसिकली जब चार्ज हमारे रेस्ट पे रहते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, वही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कॉमन सी बात है, जब भी हमारा कूलम्ब्स लॉ लगेगा तो ये क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है। इस डायरेक्टली जो हमारी फोर्स है ना, यानी इंट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस देखने को मिलता है, कितना हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगा, 2 चार्जेस के बीच में क्या मैग्नीट्यूड फोर्स मिलेगी, ठीक है।
वही बेसिकली हमें कूलम्स लॉ बताती है। तो क्या होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही होगी, ठीक। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी, अगर यही पॉजिटिव एक निगेटिव अगर रहता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ठीक। तो देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो हमारा फोर्स मिलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्जेस के सेपरेशन के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब हुआ जो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलती है वो दोनों चार्जेस के सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आप चार्जेस के सेपरेशन को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना हमें फोर्स क्या मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना चार्ज का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो आपको फोर्स क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई इंटरेक्शन कम होगा ना, दूर लेकर जाओगे आप दोनों चार्जेस को तो क्या होगा, फोर्स हमें कम देखने को मिलेगी, ठीक। तो देखिए कूलम्स लॉ का हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेसिकली, ठीक है। जैसे जैसे डिफिनेशन लिखा है वैसे वैसे हम करेंगे। तो देखिए हमारी जो कूलम्स लॉ होती है वो वैलिड होती है पॉइंट चार्जेस के लिए, और वो क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। तो हमारी जो फोर्स मिलती है, जो हमें फोर्स मिलती है वो क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मिलती है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन वो क्या होती है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए का मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यही दो चार्ज हमें दिख रहे हैं, ठीक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के सेपरेशन के। यही हमारी कूलम्स लॉ। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना, सिर्फ वो यही बता रहे हैं हमें कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के सेपरेशन को। इसी में यही है हमारी 4 लाइन जो लिखा है ना, ये मैंने मतलब रिप्रेजेंट कर दिया कि मतलब क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो अब क्या है कि आप अगर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हो तो आपको एक के कॉन्स्टेंट मिलती है, ठीक, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या है कि k की वैल्यू हमारी होती है फॉर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए हमारी क्या होती है k की वैल्यू, तो वो होती है हमारी बेसिकली k इज इक्वल टू होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। और इसका आप न्यूमेरिकल करते टाइम यूज़ करोगे तो k की वैल्यू न्यूमेरिकल में क्या होती है, न्यूमेरिकल करते टाइम हम यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू होती 9 × 10⁹। अब इसका यूनिट निकाल लो आप, तो k की यूनिट क्या होगी, k की इसकी क्या होगी न्यूटन, ये क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में हो गया, और ये चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k की वैल्यू क्या होगी हमें मिलेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है कि हमें फोर्स क्या मिल गई बेसिकली, तो ये मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही बेसिकली आपको फोर्स मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये। एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए हमें मिली है, फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। यानी हमें देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या बताती है, एप्सिलॉन नॉट हमें ये बता रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर बोले तो वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट हमें ये बताती है कि हमारे चार्जेस बेसिकली कहाँ रखे हुए हैं। फिर उसके बाद हम फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन निकालेंगे। पहले तो ये कंसीडर करना पड़ेगा हमारे चार्जेस बेसिकली रखे कहाँ हुए हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का हम कब यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन नॉट हमें ये इंडिकेट करती है, एप्सिलॉन नॉट अगर रहेगा तो आप समझ जाना कि मतलब फॉर फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम की बात हो रही है, और इसकी न्यूमेरिकल करते टाइम हम यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू क्या आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इन केस अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर एप्सिलॉन मिलती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि मतलब अगर मैंने दो चार्जेस को ना वाटर में रख दिया, ठीक है, या फिर कैरोसिन ऑयल कहीं भी रख दिया, ठीक है, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट आपको देखने को नहीं मिलेगी, उस केस में आपको एप्सिलॉन देखने को मिलेगी, क्योंकि
उस केस में क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम बताएगी। एप्सिलॉन नॉट क्या बता रही, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये हमें ये बता रही कि हमारे दोनों चार्जेस जो है पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वो बेसिकली एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। और बेसिकली हम पढ़ते ही हैं फॉर फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम के लिए, और क्वेश्चन भी इसी से आते हैं फॉर फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम के लिए हमारी फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स भी लिखना है। देखिए एक बार फिर से बता दें, कूलम्ब्स लॉ क्या होती है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये हमारी 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि बेसिकली क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी बोले तो रुके हुए हैं, ठीक है। तो देखिए स्टेशनरी चार्जेस, अब हम कूलम्ब्स लॉ हमें बताती है कि इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, 2 चार्जेस रखे हो तो उनके बीच में क्या मैग्नीट्यूड देखने को मिले फोर्स की, या फिर बोले तो क्या इंटरेक्शन देखने को मिली, वही हमें कूलम्ब्स लॉ बताती है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकलता है, हमें कूलम्ब्स लॉ क्या कहती है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, या फिर बोले तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्जेस के सेपरेशन के, ठीक है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, या फिर बोले तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होते हैं, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों चार्जेस के सेपरेशन के। यानी कि आप चार्जेस का सेपरेशन जितना ज़्यादा करोगे, फोर्स क्या होगी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगी हमारी, अगर 1/r स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी चार्जेस का सेपरेशन आप जितना बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी ना, क्योंकि आर की वैल्यू आप बढ़ाते गए, तो ये क्या है, अगर ये आर हमारी कम होगी तो फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस हमें कम मिलेगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड में क्या मिलेगी, कम मिलेगी, अगर जितना ज़्यादा आप चार्जेस को दूर करोगे। तो F = अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो मिलता है मुझे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F = K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर और फ्री स्पेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, हाँ, फॉर फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका हम न्यूमेरिकल करते टाइम ये यूज़ करते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारे दोनों चार्जेस फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखे हुए हैं, और एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की बेसिकली वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12। अब इसकी हम वैल्यू, इसका यूनिट निकालें तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की मुझे ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा 1/4 पाई, ये हो जाएगा न्यूटन, ये आर स्क्वायर न्यूमरेटर में गया तो न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आई तो कूलम स्क्वायर, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट के क्या है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसका देखिए क्या है कि फोर्स का क्या है न्यूटन, आर स्क्वायर ऊपर लेकर गए आप क्या मिलेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो और ये क्या है Q1 Q2 का क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर = 1/एप्सिलॉन नॉट मिली। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो आप तो एप्सिलॉन नॉट क्या मिल जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी जो हमारी K की वैल्यू होती है ना उसकी मतलब रेसिप्रोकल एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या मिलेगा आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए हमारी K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से एक और चीज़ हम रिलेट कर सकते हैं, क्या रिलेट कर सकते हैं कि हमारी यहाँ से एक नोट पॉइंट मिलती है कि हमारी जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में, ठीक है। ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बना के लिख दे रहे हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि आपको फोर्स क्या होती है मैक्सिमम देखने को मिलती है फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम के केस में। यानी बेसिकली जब आपके चार्जेस जो है ना वो अगर आप केप्ट करते हो फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम में तो उस केस में हमें फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है। यानी हमारी फोर्स क्या होती है एयर फ्री स्पेस में मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो जब आपको फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलेगी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, देखिए फोर्स आपको क्या है मैक्सिमम मिल रही है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या मिलेगी मिनिमम, क्योंकि क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमें देखने को मिलती है, बेसिकली जो हमारे चार्जेस को अगर आप फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रखते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका फोर्स जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो मैक्सिमम देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम ये रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैक्सिमम होगी तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी मिनिमम होगी, कम होगी, ठीक है। तो आप नोट पॉइंट बना के लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास तो आप नोट पॉइंट बना के ये लिख लेना कि इन फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम के केस में हमारी फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी मैक्सिमम
दैट्स वाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी हमारी, विल बी मिनिमम। तो हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी, मिनिमम होगी। नोट पॉइंट बना के एक पॉइंट आप लिख लो कि हमारे फॉर फ्री, देखिए हम फिर से बोल देते हैं, फॉर फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम के केस में फोर्स विल बी मैक्सिमम, दैट्स वाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विल बी मिनिमम। अगर हमारे फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम केस में क्या होता है, हमारा फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलता है, इसलिए हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक, होप्स तो समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बेसिकली हमारे 2 पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस यानी रुके हुए पॉइंट चार्जेस होते हैं, उनके बीच में कितना मैग्नीट्यूड हमें मिलता है, या फिर बोले तो कितना इंट्रैक्शन देखने को मिलती है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, वही बेसिकली हमें बता रहा होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमसे क्या कहता है कि जो हमारी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों पॉइंट चार्जेस के दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के सेपरेशन के। ठीक है, यानी सेपरेशन आप जितना बढ़ाओगे, इंट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस क्या होगी, कम होती जाएगी, तो फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक, एफ इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बताते हो तो आपको मिलती है k q1 q2 by r स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 by एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला आती है फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए फोर्स की। ठीक, फॉर फ्री स्पेस वैक्यूम के लिए हम के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। इसकी हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका हम न्यूमेरिकल करते टाइम यूज करेंगे 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमें ये बता रही होती है कि एप्सिलॉन नॉट हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारे दोनों चार्जेस जो हैं, ये स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, वो बेसिकली रखे हुए हैं फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में। ठीक, हमें ये इंडिकेट करती है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होती है इसमें कि हमारे फ्री स्पेस और वैक्यूम के केस में, यानी हमारे फ्री स्पेस और एयर, अगर मैं 2 चार्जेस को फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम में रखा हूँ तो उस केस में मुझे फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलती है। यानी जब आपकी फोर्स मैक्सिमम होगी फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक, यही था हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो अभी हमने देखा बेसिकली हमारी कूलम्ब्स लॉ क्या होती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या होती है कि हमारी मैग्नीट्यूड बताती है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। बेसिकली हमारी मैग्नीट्यूड क्या है, जो कि हमने देखा क्या होती है, एफ इजिकल टू के q1 q2 by r स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती थी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। वही था हमारा कूलम्ब्स लॉ, जो बेसिकली हमारे बता रही थी कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक, तो उस पर बेस्ड, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो जिससे हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड है। बेसिकली आपको 2 पॉइंट चार्जेस दी हुए हैं, एक है आपका 1 माइक्रोकूलम और सेकेंड पॉइंट चार्जेस क्या है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर अपार्ट, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन। ठीक, आपसे बोल रहा है कि रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस से जो हमें फोर्स मिलेगी उनका रेशियो क्या होगा, तो वो बताना है आपको। ठीक है, आपको वही बताना है कि क्या मतलब कि इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से जो हमें फोर्स मिले उसका रेशियो बेसिकली आपको बतानी है। ठीक है, तो सपोज करिए ये आपका फर्स्ट चार्ज है, ये आपकी सेकेंड चार्ज है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाली चार्ज सेकेंड वाली चार्ज फर्स्ट वाली पे चार्ज पे क्या करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, इसे हम क्या पढ़ते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, से फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकेंड चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसे क्या पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2, फोर्स 2 पे लग रही है किसकी वजह से, फर्स्ट वाली चार्ज की वजह से, रिपल्सिव फोर्स। समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लेते हैं और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फिर उनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमें जो फाइनली क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए पूछा है तो वो मैं निकालूंगा। ठीक, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या निकलेगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है k q1 q2 by r स्क्वायर, यही पढ़े हैं ना आप, k q1 q2 by r स्क्वायर। तो बेसिकली k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 q2 क्या हो जाएगी आपकी, तो Q1 आपको क्या मिलेगा, Q1 मिलेगा, देखिए फर्स्ट वाली चार्ज क्या है, Q1 चार्ज क्या है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम कहने का मतलब 1 × 10⁻⁶, 5 Q2 क्या है आपका सेकेंड चार्ज, ये देखिए K की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 क्या है हमारा 1 माइक्रोकूलम, Q2 क्या है हमारी 5 माइक्रोकूलम, बोले तो 5 × 10⁻⁶। ठीक, और ये क्या है उनका आर स्क्वायर। अब सेपरेशन के हो गया, Q1 Q2 भी मैंने लिख दी। ठीक, अब आती है सेपरेशन, सेपरेशन को आप मीटर में कर लो तो 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर में करेंगे तो आपको क्या मिलेगी 4 × 10⁻²
मीटर। ये कैसे किया मैंने, तो देखिए 1 मीटर में क्या होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो आप, तो बेसिकली 1/100 हो जाएगा, यानी 10⁻² मीटर। ठीक है, समझ में आती है। तो देखिए क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हमें मिल गया क्या है 1/4πε0 1 × 10⁻6 × 5 × 10⁻6/4 × 10⁻² मीटर। अब हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट, सेकेंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसकी मैग्नीट्यूड। तो हमें पढ़े क्या होती है, हमें कूलम्स लॉ बता दी K/Q1Q2/r²। ठीक, K क्या है आपको 1/4πε0 है ना, और ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका, देखिए Q1 चार्ज क्या है, तो वही Q1 होगा हमारा 1 × 10⁻6 इंटू Q2 चार्ज क्या है 5 × 10⁻6। उनकी सेपरेशन क्या है, सेम ही है जो फर्स्ट चार्ज में, मतलब दोनों चार्ज की सेपरेशन क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के जो केस में रहेगा सेपरेशन वही होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में। ठीक, तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना था, इनका रेशियो। ठीक है, तो आप रेशियो निकाल लो इनका। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आप, बेसिकली इसको डिवाइड कर दो आप, यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। तो देखिए हमारी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैंने फाइंड कर ली, जो बेसिकली क्या होती है हमारी 1/4πε0 1 × 10⁻6 × 5 × 10⁻6/4 × 10⁻² मीटर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी फाइंड कर लिया मैंने, जो कि क्या होती है 1 × 10⁻6 × 5 × 10⁻6/4 × 10⁻² मीटर। हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई बोथ द चार्जेस। बोथ द चार्जेस कहने का मतलब कि दोनों चार्जेस जो फोर्स बन रही है उसका रेशियो निकालना है। ठीक, यानी बेसिकली हमें क्या फाइंड करनी है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बाई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का रेशियो निकालना है। ठीक, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मैंने फाइंड की क्या है, जो बेसिकली है हमारा 1/4πε0 1 × 10⁻6 इंटू 5 × 10⁻6/4 × 10⁻², है ना आपका, और ये क्या है 1/4πε0, और ये क्या मिलेगी आपको Q1 Q2 क्या है 1 × 10⁻6 सेम ही है 5 × 10⁻6/4 × 10⁻²। तो आपको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टर्म पूरा क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। 1/4πε0 कैंसिल 1/4πε0, और ये वाली टर्म 1 × 10⁻6 इंटू 5 × 10⁻6 न्यूमरेटर पूरा सेम है एज इट इज़ डिनोमिनेटर से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या बेसिकली फोर्स, ये रेशियो क्या मिलेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की रेशियो क्या मिलेगी 1:1 मिलेगी। यही है आपका आंसर। हमें क्या रेशियो एग्जर्ट, क्या आपकी रेशियो एग्जर्ट हुई है बाई बोथ द चार्जेस, तो हमें 1:1 की रेशियो मिलेगी, क्योंकि दोनों क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ पे बेस्ड है, होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस है 1 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम, उनके सेपरेशन दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा है कि दोनों चार्ज से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उनका रेशियो क्या है। तो मैं पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 फाइंड कर लेता हूँ। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या मिलेगी हमें K/Q1 Q2/r² 1/4πε0। Q1 क्या है 1 × 10⁻1 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम, Q2 है 4 × 10⁻²। ये हमें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मिल गई। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या मिलेगी, तो K/Q1 Q2/r²। इससे भी क्या होगा, सेम फोर्स एक्सर्ट होगा, सेपरेशन भी सेम है, तो क्या है दोनों का रेशियो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बाई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की रेशियो क्या मिलेगी 1:1 की भी रेशियो मिलेगी। तो अभी हमने देखा कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल किए हैं, जो कि हमारी कूलम्स लॉ पे बेस्ड थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए कूलम्स लॉ अभी जो हमने पढ़ा है F = K/Q1 Q2/r², जो बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड बताती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है वो। ठीक है, तो अब हम कूलम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर मतलब समझिए कि मैग्नीट्यूड तो मिलनी चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए। अभी जो हमने पढ़ा था F = K/Q1 Q2/r², वो हमें सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड बता रही थी कि हमारी फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन हमें अब डायरेक्शन भी चाहिए, तभी हमारी वेक्टर क्या होगी, डिफाइन होगी। तो चलिए हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ निकालते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए पूछा है बहुत बार। ठीक है, तो चलिए हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म निकालते हैं। हमारी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इस बार हम इनके सेपरेशन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक,
इस बार सेपरेशन का इनके मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये Q1 इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा यूँ रिपल्सिव। इसे क्या पढ़ते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू फर्स्ट पे सेकंड की वजह से, तो क्या बोलेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सेकंड चार्ज पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, तो चलिए हम कूलम्स लॉ से हम निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के Q1 Q2 कैपिटल Q ले लेते हैं, थोड़ा मतलब सही लगता है करने में। कैपिटल का Q1 कैपिटल का Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं। ठीक, तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ये आर का क्या होगा हमारा, ये आर स्क्वायर। ये सिर्फ हमें क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रही है, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा कि ये जो आपका आर है ना, तो इसके दो वेक्टर बनेंगे। ठीक है, एक तो हमारे इसके क्या होंगे, बेसिकली दो वेक्टर बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में बनेंगे और एक आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो क्या है कि आपका एक आर का इस डायरेक्शन में वेक्टर बनेंगी यूनिट वेक्टर, और एक इस डायरेक्शन में आर की वेक्टर देखने को मिलेगी। ठीक, तो देखिए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकालते टाइम हम इस वेक्टर का यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली क्या होगा आपका R1 फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट होती है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू यानी कि R1 माइनस R2। ठीक है, अब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन यूज़ करोगे आप, तो उस केस में निकाल लोगे R2 माइनस का R1। ठीक है, समझ में आती है बात। यानी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकाल देते हैं हम इस वेक्टर का यूज़ करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, और फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकाल देते हैं इसका यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक, तभी तो हमारी यूनिट वेक्टर क्या होती है, यूनिट वेक्टर हमें बताती है कि डायरेक्शन बेसिकली बता रही होती है हमारी। यूनिट वेक्टर पढ़े ना आप, एक्स एक्सिस के थ्रू हमारी आई कैप होती है, वाई एक्सिस के थ्रू जे कैप, जेड एक्सिस के थ्रू के कैप। ठीक है, तो बेसिकली वो हमें डायरेक्शन इंडिकेट करती है। अगर एक्स एक्सिस रहता है तो मैं समझ जाता हूँ मतलब कि आई कैप हो गई हमारी, बेसिकली डायरेक्शन बताती है। तो वैसे इसका भी आर जो है ना, इसका दो डायरेक्शन मिलेगा, एक तो यूँ मिलेगी एक यूँ मिलेगी। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकाल देता हम इस वेक्टर के यूज़ करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकाल देता हम इसका यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैं जानता हूँ, ये बेसिकली सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बता रही है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्शन के लिए R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर ले लोगे। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू के डायरेक्शन का आप यूनिट वेक्टर, यानी इस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ले लोगे। ठीक, तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होती है, तो यूनिट वेक्टर आप पढ़े होंगे, क्या होता है हमारी यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होती है हमारी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यही क्या होती है हमारी यूनिट वेक्टर। ठीक, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यही क्या होती है हमारी यूनिट वेक्टर होती है, जो कि बेसिकली क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो देखिए अब तो मेरा डिफाइन हो गया, मुझे मैग्नीट्यूड तो मिल गई एज वेल एज डायरेक्शन भी मिल गई, तो मेरी वेक्टर फॉर्म डिफाइन हो जाएगी। ठीक, तो मैं निकालता हूँ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो क्या हो जाएगी हमारी के Q1 Q2 एज इट इज़, और ये आपका मॉड का आर का स्क्वायर, और ये क्या है R1 माइनस यूनिट वेक्टर क्या होती है, वेक्टर। ठीक है, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये देखिए इस यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, बेसिकली आपको क्या मिलेगा, के Q1 Q2 बाई, अब देखिए मॉड आर की जगह अगर मैं इसका मॉड लूँ, ठीक है, या फिर इसका मॉड लूँ, तो सब मॉड क्या होंगे, सभी बराबर होंगे, उनका सेपरेशन क्या होगा, बराबर ही होगा। या इसका सेपरेशन, इसका मॉड लूँ या इसका मॉड लूँ या इसका मॉड लूँ, तो सभी के मॉड क्या होंगे, सिमिलर इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो मैं मॉड आर की जगह अगर मैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकाल रहा हूँ, तो इसका मॉड ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का मॉड, है ना, R1 माइनस R2 का मॉड, और ये क्या हो जाएगी आपकी R1 माइनस R2 का वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। ये देखिए इसका होल स्क्वायर था, तो ये क्या होगी होल स्क्वायर। अब देखिए फाइनली आपको फोर्स ऑन वन ड्यू टू मिल जाएगी, जो कि क्या होती है के Q1 Q2 बाई
R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ये क्या है पावर 1 तो क्या हो जाएगी क्यूब, और ये क्या है R1 माइनस R2 का वेक्टर। ये आपको मिल गई फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, यही हमारी है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, जो कि बता रही है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है कि हमें ये तो मैं पहले से जानता था, ये स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, मुझे चाहिए डायरेक्शन भी, तभी तो हमारी वेक्टर फॉर्म डिफाइन होगी। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं, जो बेसिकली हमें डायरेक्शन बता रही होती है। तो फोर्स ऑन वन टू की डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर लूँगा, इस वेक्टर का क्या लूँगा मैं यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड जो हमें बेसिकली बता रही है क्या कि यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मॉड आर की जगह मैंने इस वेक्टर का मॉड ले लिया, क्योंकि ये जो मॉड आर है ना, इसका मॉड सभी के मॉड क्या होंगे, इक्वली होंगे। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या मिल जाएगी, के वन क्यू टू बाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये क्या होंगे आपके एज इट इज़, और ये स्क्वायर और ये पावर 1 क्यूब हो जाएगा। ये बेसिकली आपको मिल जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू। अगर मैं फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बताइए आप, तो वो भी अब बता दोगे, बस R1 R2 क्या हो जाएंगे, बेसिकली इंटरचेंज हो जाएंगे, R1 की जगह R2 हो जाएगा, R2 की जगह R1 हो जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या मिलेगी आपको, ये भी सेम ही होगी के Q1 Q2 बाई, क्योंकि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का वेक्टर फॉर्म निकालने जाऊँ तो मैं इस वेक्टर का क्या लूँगा, यूनिट वेक्टर लूँगा, ठीक। क्योंकि मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहा हूँ तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लूँगा। अगर मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल रहा हूँ तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लूँगा। तो बेसिकली मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या मिल जाएगी, के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 के मॉड का होल क्यूब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर, ठीक। ये आपको मिल गई फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही था हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। होप सो समझ में आ गया होगा। बस ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की जगह मैं क्या करूँगा, R1 R2 को इंटरचेंज करूँगा। क्यों करूँगा R1 R2 का इंटरचेंज, क्योंकि ये हमारी क्या है R2 माइनस R1, इस डायरेक्शन का मैं यूनिट वेक्टर लूँगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर लूँगा तो क्या हो जाएगी, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और ये पावर स्क्वायर होगा, फिर वो क्यूब हो जाएगी, ठीक। आप ऐसे भी मतलब पूरा करके भी देख सकते हो, या फिर अगर एक निकाल लिया तो फिर एक से मतलब दूसरा भी निकाल सकते हैं आप। ये थे हमारी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी हमने देखा था क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो अब हम अपना न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल करोगे। अगर हमें ढेर सारी मल्टीपल चार्जेस दे दिए और किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे फोर्स निकालना हुआ, ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल आते हैं इस पे बेस्ड, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखते हैं क्या होती है हमारी, ठीक है। तो देखिए जो कूलम्स लॉ अभी हम पढ़े हैं, कूलम्स लॉ क्या था मेरी, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे क्या थे, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस थे, ठीक। तो हमें क्या सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते थे, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल जाती थी फोर्स की। लेकिन अब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस में क्या होता है कि हमारी फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यहाँ पे आपके मल्टीपल चार्जेस रहेंगे, यानी Q1 रहेंगे, Q2 Q3 Q4 जितने भी चार्जेस हैं, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम कैसे फोर्स निकालते हैं, वही बेसिकली हमें बताती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फिर बोले तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्या मतलब पर्टिकुलर चार्ज पे कैसे फोर्स लग रहा होगा। देखिए कूलम्स लॉ क्या था, अगर मैं Q3 को हाइड कर देता हूँ, अगर मैं Q3 को हाइड कर दूं तो आपको क्या है कि Q1 Q2 आप सिंपल लगा देते थे फॉर्मूला, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आपको क्या मिल जाती थी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल जाती थी। लेकिन अब क्या है कि Q3 आ गया, तो इस केस में आपको क्या फोर्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं Q4 भी ला दूं तो उस केस में आपको क्या फोर्स मिलेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखिए ये क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर Q1 पे आपको नेट फोर्स निकालना है ना, तो वो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम होती है। यानी कि आपका क्या होगा, आपका एक तो ये Q2 वाला फोर्स यूँ लगाएगी, Q1 को रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, है ना, यूँ फोर्स लगाएगी, इस पे क्या फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सेकेंड वाली चार्ज इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, और Q3 वाली भी क्या करेगी, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। Q3 वाली भी क्या करेगी, Q1 पे रिपल्सिव फोर्स यूँ लगाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि
अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे नेट फोर्स मुझे फाइंड करनी है, नेट फोर्स ऑन Q1, तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम बेसिकली वही होता है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सभी चार्जेस Q1 को छोड़ के हमारी क्या चार्जेस हैं, Q2 हैं, Q3 हैं, ठीक है। तो इन चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का क्या है, वेक्टर सम, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का वेक्टर सम हो जाएगा और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 का वेक्टर सम। यही बेसिकली क्या हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि किसी भी चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का बेसिकली क्या होता है, वेक्टर सम, वही क्या होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ में आई बात। यानी कि अगर मैं रैंडम कितने भी चार्जेस लेकर आऊँ ना, तो वो क्या होगी, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम। ये क्या है, देखिए वेक्टर है सम किसके, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का, इस चार्ज से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम, इस चार्ज से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम। मैं Q4 भी ला दूँ तो उस चार्ज से लगने वाली उस चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम, ठीक है। यानी सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का बेसिकली क्या होता है, वेक्टर सम होता है, वही होती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें क्या रहेंगे आपके मल्टीपल चार्जेस, 2 से ज़्यादा चार्जेस रहेंगे। उस केस में आपको अगर किसी पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पे अगर फोर्स निकालनी हुई तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर सम। फॉर एग्जांपल अगर मुझे Q2 पे नेट फोर्स बताना हुआ तो Q1 में इस पे यूं फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q3 इस पे यूं फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो इस पे क्या होगी, नेट फोर्स मुझे क्या मिलेगी Q2 पे, तो मिलेगी फोर्स ऑन नेट फोर्स क्या मिलेगी हमें, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का वेक्टर सम और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का वेक्टर सम, ठीक है। जैसे मैं Q1 में निकालूंगा ऐसे ही सब में होगा, ठीक। वो तो समझ में आ गया हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट आप समझ गए होंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, ठीक। यानी नेट फोर्स किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे आपको निकालना है तो वो क्या होगी, वेक्टर सम होगी सभी ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम वही होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सेकेंड पॉइंट क्या कहती है कि द इंडिविजुअली फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी कि ये जो Q2 वाली Q1 पे फोर्स लगा रही है हमारी यूं रिपल्सिव फोर्स, और ये जो Q3 Q1 पे रिपल्सिव फोर्स लगा रही है, तो इन दोनों फोर्स पे मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा Q3 नहीं है तो ये फोर्स सिर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं ये चार्ज ला दूँ Q3 भी, तो हमारे इस वाले फोर्स पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये अनअफेक्टेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी जो चार्जेस पर्टिकुलर अपना दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगनी है वो उतना ही लगेगी, ठीक है। आप रैंडम मतलब कितने सारे भी चार्जेस लेकर आओ, लेकिन आपका जो फोर्स है उस पर क्या है कि कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वो अनअफेक्टेड होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये होती है हमारी सेकंड पॉइंट कहने का मतलब, ठीक। तो होप सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, 2 से ज़्यादा अगर आपका चार्ज है तो उस केस में हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होती है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे ये कहती है कि पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालना हुआ तो वो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम होती है। यानी नेट फोर्स ऑन Q1 अगर मुझे निकलना है तो Q2 की वजह से जो फोर्स लग रही है और Q3 की वजह से जो हमारी फोर्स लग रही है उसका क्या होगी, वेक्टर सम होगी। यही होती है हमारी बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहते हैं कि जो इंडिविजुअली फोर्स लगते हैं दो चार्जेस के बीच में वो अनअफेक्टेड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। आप कोई Q4 भी ला दो तो मतलब कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, वो अनअफेक्टेड होते हैं। जो पर्टिकुलर दो चार्जेस में फोर्स लगती है वो अनअफेक्टेड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक। तो वो से समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए एक और टर्म देख लेते हैं अपना, बेसिकली क्या थी, परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी क्या होती है हमारी, तो परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मीडियम की जो डिटरमाइन करती है कि हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम, हमें क्या फोर्स देखने को मिल रहा है। फोर्स मतलब हमारा मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम मतलब क्या फोर्स देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली मीडियम पे हमारा डिपेंड करता है कि मैंने चार्जेस को बेसिकली रखा कहाँ है। तो हमारी क्या होगी फोर्स, तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी फोर्स मतलब कैसी फोर्स देखने को मिल रही है, ठीक।
देखिए लिखा है ना विच डिटरमाइंस, जो हमें डिटरमाइन करके बताएगी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या मतलब हमें फोर्स देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स देखने को मिल रहा है, मतलब कैसा फोर्स देखने को मिल रहा है, तो वो हमारी परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। तो देखिए अगर मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में फ्री स्पेस में रख रहा हूँ या फिर बोले तो एयर में रख रहा हूँ, तो उस केस में कि पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स मिलेगा देखने को, तो k q1 q2 बाय r स्क्वायर, ये हम देख भी चुके हैं। तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू क्या मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रही है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या होती है कि एक मतलब ये बता रही है कि हमारी जो बेसिकली चार्जेस हैं वो क्या है कि फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रख रहे हैं, यानी कि यह हमें क्या बता रही है, मीडियम बता रही है कि हमारे दो चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, तो बेसिकली फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज रिलेट करो आप, तो आपको फोर्स पता है कि मैक्सिमम मिलता है हमें फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, ठीक है। यहाँ से ये भी देखने को मिलता है कि फोर्स क्या होता है हमारे मैक्सिमम होते हैं फ्री स्पेस और वैक्यूम में, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है हमारी मिनिमम होती है, ठीक। अगर मैं बोलूँ अगर आप ये दोनों पॉइंट चार्जेस को ना अगर आप एयर में रख दे रहे हो तो उस केस में क्या फोर्स देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैंने दोनों चार्जेस को एयर में रखा है तो उस केस में तो समझ में आती है कि एप्सिलॉन नॉट रखूंगा, तो ये इंडिकेट हमें ये बता रही है कि दोनों चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, बेसिकली फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो अगर मैं क्या दो चार्जेस को वाटर में रख दूं तब भी क्या मुझे यही फोर्स देखने को मिलेगी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, तो नहीं, आपको ये फोर्स देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई साहब एयर फ्री स्पेस वैक्यूम में रख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएगा ना मीडियम की वजह से, क्योंकि वो मतलब दो चार्जेस को एयर में रखे हो तो सिंपल फोर्स लग रही है, लेकिन अगर मीडियम रहेगा तो उसकी भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगी ना। अगर आप फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रख रहे हो, ठीक है, अगर इन दोनों चार्जेस को अगर आप वाटर के अंदर रख दिए उस केस में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख रहे हो आप, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, फोर्स तो सेम नहीं रहेगा जो एयर में है फ्री स्पेस वैक्यूम में। तो बेसिकली क्योंकि क्यों चेंजेस आएंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जहाँ आपके क्या आ जाएगी एप्सिलॉन डब्ल्यू, यानी कि एप्सिलॉन जैसे कि दो चार्जेस को मैंने वाटर में रख दिया है तो उस केस में क्या पर्टिकुलर एक चार्ज पे क्या फोर्स देखने को मिलेगी 1/4 पाई। अब क्या है कि एप्सिलॉन नॉट नहीं देखने को मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हम दो चार्जेस को वाटर में रख रहे हैं, तो एप्सिलॉन डब्ल्यू यानी कि ये बता रही है हमारे वाटर में रखे हुए, बेसिकली ये क्या बता रही है हमें मीडियम बता रही है कि मैं चार्जेस को कहाँ रखा हूँ, ठीक है, q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक, बात समझ में आती है। यानी कोई मीडियम भी हो आपको जरूरी नहीं आप वाटर में, क्योंकि आप देखोगे ना तो वाटर में जो होती है हमारी अगर आप वाटर में रख रहे हो दोनों चार्जेस को और फ्री स्पेस से कंपेयर करोगे तो आपको मतलब 80 टाइम्स मतलब ज़्यादा देखने को मिलती है वाटर के केस में। जो हमारी फोर्स होती है सॉरी एप्सिलॉन नॉट होती है जो मीडियम की, ये एप्सिलॉन डब्ल्यू है क्या कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होती है वो 80 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलती है हमें इसमें क्या में वाटर में अगर आप रख देते हो चार्जेस को, ठीक है। अगर आप दोनों चार्जेस को अगर सिंपल आप वाटर में रख रहे हो तो उस केस में क्या फोर्स देखने को मिलेगी आपको, तो देखिए अगर दो चार्जेस को आप वाटर में रख रहे हो तो पर्टिकुलर एक चार्ज पे आपको क्या फोर्स देखने को मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन डब्ल्यू बाई q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक। और ये देखेंगे तो आप करीब करीब आपको 80 टाइम्स जो है ना एप्सिलॉन डब्ल्यू जो होती है कि आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है बेसिकली 80 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हमारी फोर्स क्या आ जाएगी 80 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक। ये यानी परमिटिविटी का क्या रोल है, तो परमिटिविटी हमें बताती है, देखिए लिखा है परमिटिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये एक मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिटरमाइंस करती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो बेसिकली लग रहे हैं दो चार्जेस के बीच में मतलब सिचुएटेड इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों बताएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारी ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में हमें सबसे मिनिमम देखने को मिलता है, तो उस केस में क्या होगी फोर्स मैक्सिमम होगी, ठीक। यानी मीडियम से हमें ये पता चल रहा है कि फोर्स एक्चुअली जो हमें फोर्स कितना मतलब देखने को मिल रहा है दो चार्जेस के बीच में, यही होती है हमारी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एक बार फिर से देख लेते हैं परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। अगर दो चार्जेस को आप किसी मतलब किस मीडियम में रख रहे हो, फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम में रख रहे हो, मतलब
वाटर में रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, तो मीडियम पे हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। मीडियम क्या है कि अगर एप्सिलॉन नॉट आप लिखते हो तो ये इंडिकेट करती है, हमें ये बताती है कि हमारे दो चार्जेस फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उस केस में परमिटिविटी ऑफ फ्री हमारा फोर्स, अगर मैं सिंपल दो चार्जेस को एयर में रखता हूँ वैक्यूम में, तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम देखने को मिलती है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। अगर आप इन केस अगर आप दो चार्जेस को वाटर में रख रहे हो तो उस केस में हमें क्या फोर्स देखने को मिलेगी, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखोगे आप, क्योंकि हमारे दो चार्जेस क्या है, वाटर में है, तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, एप्सिलॉन डब्ल्यू क्या है, परमिटिविटी ऑफ वाटर बता रही है बेसिकली, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। यही थी हमारी परमिटिविटी जो हमें बता रही है कि दो चार्जेस के बीच में मतलब क्या फोर्स देखने को मिल रहा है, क्या मतलब डिटरमाइन कर रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या देखने को मिल रही है। बेसिकली सब कुछ डिपेंड कर रहा है हमारी मीडियम पे कि मैं दोनों चार्जेस को बेसिकली रखा हूँ। तो चलिए हम अपना नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही होता है, तो देखिए इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर और के से, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी को। बेसिकली हमारी ये क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम, यही होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मतलब अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका वैक्यूम है तो इसके लिए आपकी वैल्यू क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो इसके लिए आप लेते हो 1, ठीक है, या फिर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, वैक्यूम के लिए 1 होती है, ठीक है। ऐसे आपका अगर वाटर हो गया तो वाटर के लिए आपकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.00054, इसका भी बन गया था। और आपकी अगर अरे सॉरी वाटर के केस में आपकी क्या होती है, वाटर के केस में आपकी होती है 80, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 80। अगर आपका एयर रहता है तो उस केस में आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.00054, ठीक है। ये कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, जिसकी वैक्यूम के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लेते हैं, या फिर बोले तो रिलेटिव परमिटिविटी 1, वाटर के लिए 80 होती है, एयर के लिए क्या होती है 1.00054 होती है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है बेसिकली, तो ये होती है हमारी एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, यानी हमारी क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या फिर बोले तो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, यही क्या होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं इसको डिराइव करूँ, चलिए इसको डिराइव कर देते हैं, तो क्या है कि फोर्स इन वैक्यूम में क्या फोर्स लगती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लगती है ना फोर्स वैक्यूम में। और अगर मेरा मीडियम होता है तो उस केस में क्या फोर्स लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन m लगती है, ठीक है। क्यों नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे क्योंकि एयर फ्री स्पेस और वैक्यूम की तो हो गई, अगर कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन m लेंगे, ठीक। बेसिकली क्या होगी इसकी फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या कर दूँ, इसका मैं रेशियो निकाल देता हूँ दोनों फोर्स का। तो अगर आप रेशियो निकालने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका डायरेक्टली रेशियो निकालिए, तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, 1/4 पाई कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एप्सिलॉन m, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या है ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली क्या होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये देखिए आपको मिल गया ना, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। ये क्या बता रही है गोलू सी, तो ये बता रही है कि हमारी क्या है फोर्स वैक्यूम में मैंने निकाली है या फिर बोले तो फ्री स्पेस में, ठीक है। तो यही होते हैं हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, और कुछ मतलब वैल्यू होते हैं, जैसे वैक्यूम के लिए क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं, वाटर के लिए क्या लेते हैं 80 लेते हैं, और एयर के लिए क्या लेते हैं हम 1.00054 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि इसका मतलब देखिए कि अगर आपको देता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल आपको दिया, यानी मीडियम की परमिटिविटी गिवन है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको निकालना है क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी बोले तो ऑयल की परमिटिविटी क्या आपको मिलेगी, तो मिलेगी 20 इंटू ये रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है तो 20 इंटू एप्सिलॉन नॉट मिलेगी, ठीक है। बेसिकली तो यानी हमें ऑयल की परमिटिविटी क्या मिलेगी यानी मीडियम की परमिटिविटी,
तो वो 20 टाइम्स होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की, ठीक है, 20 टाइम्स होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। ये एग्जांपल है रिलेटिव परमिटिविटी पे, मतलब अगर किसी भी मीडियम का आपको परमिटिविटी गिवन है तो उस मीडियम का क्या परमिटिविटी होगी तो वो आप निकालोगे। अगर रिलेटिव परमिटिविटी आपको गिवन है तो आप इजीली किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालोगे। फॉर एग्जांपल अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर दे दिया कुछ, ठीक है, तो उस केस में अगर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर क्या दे दी आपको 80 दे दी, ठीक, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर निकाल लोगे आप, जो कि क्या होगी 80 टाइम्स होगी किसकी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। ये थी हमारी रिलेटिव परमिटिविटी या फिर बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो चलिए अभी हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, फिर इसके बाद देखा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ और रिलेटिव परमिटिविटी, जो मतलब थ्योरी बेस्ड थे वो देखी हमने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है हमारी, ठीक। तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि हमने एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज एट ए, चार्ज ए पे इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, बीसी के नॉर्मल में ए पे हमें क्या फोर्स देखने को मिलेगी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीपल चार्जेस है, दो चार्जेस से ज्यादा है, तो बी वाली फोर्स ए वाले पे कैसे लगाएगी, रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, यूं, जो कि क्या लगेगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी की वजह से, है ना। और देखिए सी वाली भी इस पे फोर्स लगाएगी, यूं, क्या फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी की वजह से, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होती है ना कि किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर फोर्स निकालनी है, किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का क्या होगी, वेक्टर सम होगी। अब मुझे क्या निकालनी है, नेट फोर्स निकालनी है ए पे, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का, बी से लगने वाली फोर्स का और सी से लगने वाली फोर्स का। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का क्या होती है, वेक्टर सम होती है। तो मैं नेट फोर्स निकालनी है मुझे ए पे, तो नेट फोर्स आपको क्या मिलेगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी फाइंड कर लो आप। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आपको क्या मिलेगी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आपको क्या देखने को मिलेगी, तो ये देखिए क्या मिलेगी आपको, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मिलेगी ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू टू बाई साइड क्या है ए स्क्वायर, और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी की क्या मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगी, दो चार्जेस है कूलम्ब्स लॉ लगा देंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो के Q1 Q2 बाई ए स्क्वायर, इसका भी यही होगा, सेम ही मैग्नीट्यूड है, के Q1 Q2 करोगे आप के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मिलेगी, ठीक। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी की मैग्नीट्यूड भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी की भी मैग्नीट्यूड क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देखिए जब भी दो इक्वल फोर्स हमारे एक्ट करते हैं तो उनका नेट फोर्स रिजल्टेंट जो होती है वो उनकी सेंटर से जाती है, यानी मेरी एक फोर्स यूं लग रही है और एक फोर्स मेरी यूं लग रही है, तो जो हमें नेट फोर्स देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच से मेरी जाएगी नेट फोर्स, एफ नेट मुझे यूं देखने को मिलेगी, ठीक। तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे तभी मुझे नेट फोर्स पता चलेगी। तो नेट फोर्स कैसे पता चलेगी, एफ नेट ए पे, तो आप क्या करो कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो इसको ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए बी डायरेक्ट करते हैं, 2ab एफ स्क्वायर हो जाएगी cos थीटा। एंगल क्या है, हमें हमारी एंगल क्या है दोनों फोर्सेस के बीच में, तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगी, सभी 60 होंगे, ये 60 तो ये भी क्या होगी वर्टिकली अपोजिट 60 होगी, तो cos थीटा हमें क्या मिलेगी 60 डिग्री। तो आप क्या करो, आप एफ नेट क्या मिलेगी मुझे ए पे, तो अंडर रूट 2f स्क्वायर मिलेगी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री होती है हमारी 1/2 होगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो आपको क्या मिलेगा एफ नेट एट ए पे, तो एफ नेट ऑन चार्ज ए पे एट वर्टेक्स ए पे आपको क्या नेट फोर्स मिलेगी, तो अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा आपका 3f स्क्वायर, ठीक है। तो एफ नेट आपको क्या मिलेगी, तो आप अंडर रूट 3 एज इट इज रहने दो, एफ स्क्वायर बाहर निकालो तो एफ मिलेगी आपको, तो एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ मैंने निकाला था, फोर्स क्या है हमारी, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या थी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमें नेट फोर्स मिली है एट वर्टेक्स सी पे, ठीक।
तो ऑप्शन देखिए है √3 k² ऑप्शन डी हमारी क्या है √3 k² यानी हमारी वर्टेक्स सी पे नेट फोर्स क्या मुझे मिली है √3 k² ठीक। तो देखिए क्या था हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि फोर्स ऑन नेट चार्ज नेट फोर्स हमें निकालनी थी ए पे, ठीक है। तो हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहती है कि किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम कर दो। यानी सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का मैंने क्या कर दिया वेक्टर सम कर दिया। ये वेक्टर फोर्स है सम है, ठीक। तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम कर लिया। अब बेसिकली मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी की, तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर कूलम्ब हमसे यही कहती है। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का भी क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड मिलता है। तो देखिए जब भी दो इक्वल फोर्स एक्ट करते हैं ये एक इक्वल फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे इक्वल हुए। जब भी दो इक्वल फोर्स एक्ट करते हैं तो उनका जो नेट फोर्स यानी बोले तो रिजल्टेंट मिलती है वो आपकी नेट फोर्स जो होती है वो उनके सेंटर से जाती है। यानी एफ नेट मुझे यूं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इक्वल फोर्स है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा नेट फोर्स निकालने के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला ला दूंगा जो कि क्या होती है f² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 है, क्योंकि ये 60 होगी ये आपकी इक्विलेटरल एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट भी क्या होगी 60 हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा एफ नेट एट ए f² प्लस 2f² cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो आपको क्या मिलेगा √3f², ठीक है, √3f हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, देखिए ये क्या हो जाएगी मतलब सही है वैल्यू, ये √3f यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। यहाँ f क्या है √f², f को कॉमन ले लिया √ से बाहर तो f मिलेगी और ये क्या हो जाएगी √3। तो फोर्स आपको क्या मिल जाएगी √3 k² होप से समझ में आ गया होगा आपको न्यूमेरिकल। तो चलिए हम कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है ये हमारी। और कूलम्ब्स लॉ में देखा जाए तो ऐसा मतलब क्वेश्चन आता है आपको मतलब ट्रायंगल दे देंगे या फिर स्क्वायर दे देंगे आपको किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे बोलेंगे क्या नेट फोर्स मिलेगी, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं हम। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी। वर्टेक्स सी क्या है हमारी ये, इस पर आपको नेट फोर्स क्या होगी तो वो बताना है। तो इस पर आप क्या करोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दो। तो नेट फोर्स कैसे मिलेगी आपको, तो नेट फोर्स आपको यूँ मिलेगी बी वाला सी पे क्या करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। क्या लगाएगा फोर्स क्या लग रही होगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की वजह से सी पे फोर्स, ठीक। और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहता है कि पर्टिकुलर चार्ज पे क्या होता है कि हमारा पर्टिकुलर एक चार्ज पे अगर नेट फोर्स निकालनी है तो वो वेक्टर सम होगा सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का, ठीक है। तो आप सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स निकालोगे तो बी की वजह से फोर्स लगेगी, डी की वजह से भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, है ना, यूँ लगेगी फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी की वजह से, ठीक। ए वाला भी क्या करेगा इस पर न्यू रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ बी से लगने वाली फोर्स का और डी की लगने वाली चार्जेस का हम मतलब फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑन और इसका साइड आपको दिया हुआ है ए, ठीक है, साइड ए है। तो मैं निकाल लेता हूँ फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए के Q1 Q2 हो जाएगी, है ना आपकी Q1 Q2 बाई a², यही होगा ना कि Q1 Q2 बाई a², है ना। आपका ये Q1 हो गया ये Q2 और साइड क्या है a²। कूलम्ब्स लॉ ये बता देना हमें दो चार्जेस से लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो आपको क्या मिल जाएगा बेसिकली, तो देखा जाए मिल जाएगा आपको KQ² बाई a², ठीक। अब आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी की वजह से, ठीक। तो इसकी वजह से क्या फोर्स लगेगी, तो देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी इसका भी क्या है Q1 Q2, है ना, के Q1 Q2 बाई a², के Q1 Q2 बाई a²। तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा KQ² बाई a²। तो दिखा जाए दोनों का मैग्नीट्यूड हमें फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का जो मैग्नीट्यूड मिला है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है। तो मैं इसको F मान लेता हूँ, ठीक है, F मान लिया क्योंकि दोनों फोर्सेस को मैंने F मान लिया क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम ही है, दोनों क्या है इक्वल फोर्स है लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। तो चलिए ये तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकल गई फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ठीक। तो देखिए आपको एक न्यू फोर्स मिली है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, है ना, F माना है मैंने, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू
ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी मिली है फोर्स आपको, और एक फोर्स मिली है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की वजह से फोर्स, ठीक है ना। दो इक्वल फोर्स मिले। तो देखिए जब भी दो इक्वल फोर्स मिलता है तो उनका जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, उनके सेंटर से जाता है। क्योंकि ये देखिए ऐसे फोर्स लगा रही है, ये आपको ऐसे फोर्स, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, उनके सेंटर से। यानी एफ नेट मेरा कुछ यूँ जा रहा होगा, एफ नेट मुझे यूँ मिलेगा इनके बीच में, ठीक। ये याद रखे रहिए कि जब भी दो इक्वल फोर्स के, मतलब दो इक्वल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड अगर हो, मतलब दो इक्वल फोर्स हो, तो उनका जो नेट फोर्स मिलता है वो हमें उनके सेंटर से मिलता है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस का पहले मैं रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूँ, या फिर बोले तो नेट फोर्स, ठीक। तो देखिए एफ नेट अब निकाल लेता हूँ मैं। इन दोनों फोर्स, इक्वल फोर्स की वजह से क्या हमें नेट फोर्स मिलेगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो आपका ये क्या है, इसको एफ मान लीजिए, इसको भी एफ, ये हमारी एफ है, ये एफ है, तो इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए आप। तो आपको क्या मिलेगी, एफ का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो कॉस, अरे स्क्वायर बन जाएगी हमारी, है ना। 2ab करेंगे तो आपको स्क्वायर मिल जाएगी कॉस। अब ये देखिए ये हमारी फोर्स F थी और ये भी फोर्स F है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है हमारी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। दोनों इक्वल फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो आपकी क्या हो जाएगी, कॉस 90 डिग्री। ओके, तो आपकी क्या हो जाएगी, एफ नेट क्या हो जाएगा आपका, तो एफ नेट आपको मिलेगी अंडर रूट का 2f स्क्वायर हो जाएगी। और ये आपका क्या मिलेगा, ये दिख, हाँ ये टर्म पूरा cos 90 क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है। cos 90 आपकी क्या होती है, ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एफ नेट, तो ये मिलेगा एफ, मैं अंडर रूट से बाहर ले लिया तो एफ रूट टू आपको मिलेगी, ठीक। यानी ये एफ नेट आपको क्या मिली, एफ रूट टू, यानी मुझे ये एफ नेट पता चल गया, जो कि क्या है हमारी एफ रूट टू है, ठीक। तो अब देखिए B का हो गया, B की वजह से जो फोर्स लगी और D की वजह से जो फोर्स लगी उसका मैंने नेट फोर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा A की वजह से, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे यही कहते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे अगर एफ नेट निकालना है आपको, एफ नेट एट सी पे निकालना था, ठीक है। तो वो क्या होता है, सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम। तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का वेक्टर सम यानी क्या, एफ बी की वजह से जो फोर्स लग रही है सी पे, और आपका ए की वजह से जो फोर्स, डी की वजह से जो फोर्स लग रही है, और ए की वजह से जो फोर्स लग रही है, यही कहती है ना हमारी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, वेक्टर सम होती है सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस का। तो देखिए एफ बी और एफ डी तो आप फाइंड कर चुके हैं, उनकी नेट फोर्स क्या मिली है हमें, एफ बी और एफ डी की वजह से जो नेट फोर्स मिली है वो हमें मिली है एफ अंडर रूट टू, एफ नेट एट सी। आपको क्या मिलेगी, इन दोनों की वजह से नेट फोर्स हमें क्या मिली है, ये इक्वल फोर्स थे हमारे, तो इनकी वजह से नेट फोर्स हमें क्या मिली, एफ अंडर रूट टू, एफ अंडर रूट टू, ठीक, प्लस का। अब देखिए एफ ए बचा है हमारा ना, तो देखिए ये वाला भी क्या करेगा, इस पे ए वाला भी सी पे क्या करेगा, हमारी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी ये कुछ यूं फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। ए वाला बी सी पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये देखिए ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, लाइक चार्जेस से तो रिपेल ईच अदर, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए भी हमें क्या मिलेगा, एफ नेट की डायरेक्शन में, और हमें एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में मिला है ना, आपका एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये दो फोर्सेस क्या थे, इक्वल थे, एफ सी के डी की वजह से लगने वाली फोर्स और बी की वजह से लगने वाली फोर्स सी पे, दोनों इक्वल फोर्स थे, तो उनका नेट फोर्स जो है उनके सेंटर से गया है। और एफ ए की वजह से जो सी पे फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वो भी क्या है, एफ नेट की डायरेक्शन में। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे नेट फोर्स पता चल जाएगी सी पे, ठीक। तो एफ ए, अब एफ ए निकालते हैं, तो एफ ए हमारी क्या होगी, तो देखिए एफ ए क्या हो जाएगी हमारी, तो एफ ए हमारी हो जाएगी, एफ ए क्या हो जाएगी हमारी, एफ ए फोर्स ऑन, अरे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए लिखेंगे ना, सी पे ए की वजह से फोर्स लग रही है, तो फोर्स ऑन किस पे फोर्स लग रही है, सी पे, किसकी वजह से, ए की वजह से, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो क्या हो जाएगी ये आपकी के Q1 Q2, ठीक है, कुलम्स लॉ, के Q1 Q2। भाई अब इनका साइड क्या होगी,
तो पाइथागोरस थ्योरम से इनका साइड निकाल लें। तो अगर ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके दिखा देते हैं। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो एच इजकल टू क्या आ जाएगी आपकी √2a का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप a√2 आपको मिलेगी, ठीक, रूट से बाहर अगर निकालोगे a स्क्वायर को तो आपको क्या मिलेगी, a√2। यानी हमें पता चल गया कि इसकी मतलब सेपरेशन क्या है, a से लेके c तक की दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन क्या है, a√2 है, ठीक। तो k q1 q2 बाई r स्क्वायर सेपरेशन का स्क्वायर, ठीक। तो आपको क्या मिल रहा होगा, k q स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, ये मिलेगी आपको फोर्स ऑन c ड्यू टू है ना, 2a स्क्वायर, ठीक। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दो k q स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, ठीक है, 2a का स्क्वायर। अब एफ नेट सी पे क्या मिलेगी हमको, एफ नेट सी पे, तो देखिए f√2, f क्या है हमारी, तो f मैंने फाइंड की थी, f लेट कर लिया था मैंने, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम मिला था, तो मैंने दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर लिया कि हमारी कुछ f फोर्स लग रही है, क्योंकि दो इक्वल फोर्स लग रहे थे, तो f माना था, जिसकी वैल्यू क्या थी, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये क्या आपकी √2 प्लस का k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर इसको क्या करो आप, तो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगी, √2 प्लस का 1/2, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया k q स्क्वायर। हमें एफ नेट ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी पे, ऑन चार्ज प्लस q एट वर्टेक्स सी पे क्या मिलेगी, तो ये हमें नेट फोर्स मिलेगी k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर √2 प्लस 1/2। देखिए क्या, ये हमसे एफ नेट पूछा था चार्ज प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी, हमें एक ये मतलब स्क्वायर टाइप दे दिया है, इसमें वर्टेक्स सी पे हमें नेट फोर्स क्या होगी वो बतानी है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे क्या कहता है कि पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो वेक्टर सम होती है सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेस की, ठीक। यानी बी वाला भी इस पे यूं फोर्स लगाएगी, डी वाली भी इस पे यूं फोर्स लगाएगी, ए वाला भी इस पे यूं फोर्स लगाएगा, तो सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्स का क्या हो जाएगा, वेक्टर सम, ठीक। तो देखिए हमें डी वाले इस पे यूं फोर्स लगा रही है और बी वाले इस पे यूं फोर्स लगा रही है, ठीक। तो मैंने मैग्नीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लिया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी की वजह से, तो क्या मिली k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी की वजह से क्या मिली हमें, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो मैंने f कंसीडर कर लिया है, ठीक है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो मैंने f कंसीडर कर लिया, ठीक। अब हम डी की वजह से, बी की वजह से हमें नेट फोर्स पता चलेगी कि क्या, हम नेट फोर्स मैंने फाइंड कर ली एफ नेट, तो क्या है कि f√2 मिली, ठीक है, f√2। इन दोनों फोर्सेज की वजह से हमें नेट फोर्स क्या मिली है, f√2, ठीक। अब बचता है हमारा ए की वजह से कोई रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी, वो भी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ नेट की डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही हुई है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने लगा दिया है कि एफ नेट एट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, एफ बी प्लस एफ डी प्लस, मतलब सभी चार्जेस से लगने वाली फोर्सेज का वेक्टर सम, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, एफ नेट एट सी निकालनी है आपको, तो इन दो फोर्सेस की वजह से आपको नेट फोर्स क्या मिली थी, f√2 थी, और ये एफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको नेट फोर्स पता चल जाएगी कि आपको क्या नेट फोर्स मिलेगी ऑन चार्ज प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी पे, तो क्या मिलेगी, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर √2 प्लस k q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको √2 प्लस 1/2। तो ये हमें नेट फोर्स मिलेगी ऑन चार्ज एट वर्टेक्स सी प्लस क्यू एट वर्टेक्स सी पे मिलेगी, ठीक।